हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले आइडियल गैस और इसके कौन कौन से लॉज होते हैं वो डिस्कस करेंगे। और जितने भी सारे लॉ होते हैं उसके हेल्प से आप कैसे कैसे एक रिलेशन निकालते हो जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, जिसको PV इज इक्वल टू MRT, ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस हेल्प से, मतलब कौन कौन से ऐसे लॉ होते हैं जिसके हेल्प से आप ये निकाल सकते हो। और जो प्रेशर और वॉल्यूम में जो आप रिलेशन निकालते हो, अलग अलग जो लॉज पढ़ेंगे अभी हम लोग देखेंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ, गैलुसैक्स लॉ, और वहाँ पर जो भी प्रोसेस होते हैं, प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ ए सिस्टम जो होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, प्रोसेस। तो अलग अलग प्रोसेस का कैसे हम लोग उसका PV डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, टॉपिक हम लोग का क्या है, आइडियल गैस। ठीक है, तो आइडियल का मतलब क्या होता है कि भैया ये रियल में नहीं होता है। ठीक है, जो चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता उसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं कि आइडियल। ठीक है, तो आइडियल मतलब आइडियल गैस और रियल गैस, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। भैया रियल गैस किसको बोलेंगे और आइडियल गैस किसको बोलेंगे। सिंपल सी बात है, अगर किसी ने पूछा आपको आइडियल गैस आप किसको बोलोगे, तो आइडियल गैस किसी भी सब्सटेंस की एक स्टेट होता है। स्टेट मतलब उस सब्सटेंस की एक अवस्था होती है। ठीक है, वो किस तरीके की स्टेट रहेगी, उस स्टेट में उसकी कोई भी लिक्विड पार्टिकल तो रहेगी ही नहीं, क्योंकि जब हम लोग गैस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लिक्विड पार्टिकल्स रहेंगे ही नहीं। मतलब किसी सब्सटेंस की वो स्टेट जहाँ पे उसके लिक्विड पार्टिकल्स कंप्लीटली इवेपोरेट हो चुके होंगे। ठीक है, मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोल सकते हैं आइडियल गैस। उसके साथ साथ वो जो सब्सटेंस रहेगा जो गैसियस स्टेट में रहेगा, जितने भी गैस के लॉ होते हैं उन सारे लॉ को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब आइडियल गैस जो होता है किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें उसके सारे मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में होते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए जितने भी सारे गैस के लॉ होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, किस कंडीशन पे, मतलब सारे कंडीशन पे, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे कोई भी प्रेशर हो। तो अगर किसी ने पूछा कि भाई इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे आपके आइडियल गैस के, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन H2, ठीक है, उसके बाद आपका हीलियम हो गया, ऑर्गन, एयर जो आपका होता है एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, एयर क्या होता है, ये भी मिक्सचर ऑफ गैस ही होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपका आइडियल गैस की एग्जांपल है। लेकिन मान लो अगर आपके पास स्टीम है, वेट स्टीम, हम समझेंगे हम लोग वेट स्टीम क्या होता है, लेकिन यहाँ समझ वेट स्टीम का मतलब होता है कि जब H2O को आप लोग हीट दे के लिक्विड से हम लोग कन्वर्ट करते हैं गैस में, तो एक ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे लिक्विड प्लस गैस दोनों का मिक्सचर होता है। उस लिक्विड प्लस गैस का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं वेट स्टीम। तो किसी ने पूछा क्या वेट स्टीम एक आइडियल गैस है? नहीं, ये आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि इसमें लिक्विड के पार्टिकल्स है। लेकिन आप क्या करो, और भी ज़्यादा हीट देके इस लिक्विड को भी पूरा कन्वर्ट कर दो गैस में, तो उस टाइम जो उसका पूरा गैसियस स्टेट बन जाएगा, किसका, उस वाटर का, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये मेरा आइडियल गैस है। तो क्लियर है कि आइडियल गैस किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा स्टेट होता है। ठीक है, जहाँ पे उसके जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो चुके होंगे और स्ट्रिक्टली वो फॉलो करेंगे या ओबे करेंगे जितने भी सारे आपके गैस के लॉज होते हैं अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपके एग्जाम्पल हो गया। तो आइडियल गैस मतलब ये तो एक ऐसा गैस हो गया ना जो कि हम लोग का रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, तो इसके कुछ एजम्पशंस हम लोग लेके चलते हैं। एजम्पशन मतलब भैया कि कुछ मान लेते हैं कि हाँ ऐसा वो होगा, तभी हम लोग उस गैस को आइडियल गैस बोलेंगे। जैसे कि देखो, फर्स्ट एजम्पशन ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स शुड बी नेग्लिजिबल। इंटरमोलिकुलर मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर सब्सटेंस मान लो होता है, तो भैया हमें पता है कि कोई भी पदार्थ अगर बनता है तो वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, और जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना किसी भी सब्सटेंस में, उसमें भैया एक आपस में एक उनका बॉन्ड होता है, जिस बॉन्ड के कारण वे बंधे रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो माना जाता है कि जो गैस रहेगा आपका आइडियल गैस, तो ये जो आदर्श गैस है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स शुड बी नेग्लिजिबल, मतलब ये रहेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब एक दूसरे से ये मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट जो होता है, आकर्षण नहीं करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूलर शुड बी नेग्लिजिबल कंपेयर टू द कंटेनर वॉल्यूम। मतलब कि अगर किसी कंटेनर या किसी बर्तन में आपने जितना भी जो अगर आइडियल गैस भर कर रखा होगा, तो ये बोलता है कि जो आइडियल गैस का जो भी वॉल्यूम रहेगा वो आप क्या करोगे, नेग्लिजिबल मान के चलोगे जिस बर्तन में आप उसको रखे हो। ठीक है, सपोज इस बर्तन का वॉल्यूम मान लो 100 मीटर क्यूब है, और यहाँ पर जो आप आइडियल गैस रखे हो उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो ये 1 मीटर क्यूब क्या होगा कि भैया बहुत ही ज़्यादा कम है 100 से, तो ये आप इसको क्या करोगे, नेग्लिजिबल मान के चलोगे। तो ये दो कंडीशन एजम्पशन मान के चलते हैं। कौन कौन सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स आपका नेग्लिजिबल रहेगा, और वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा आपका मॉलिक्यूल वो भी नेग्लिजिबल रहेगा एज कंपेयर टू द कंटेनर वॉल्यूम।
प्लस अगर आपके पास कुछ मान लो गैस है, कौन सा गैस है, रियल गैस है, अगर आप उसको बनाना चाहते हो आइडियल गैस में कन्वर्ट करना है तो रियल गैस को आप आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो सबसे पहले जिस कंटेनर में हम लोग रखे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, आप क्या करो वहाँ से उसकी डेंसिटी को कम कर दो। डेंसिटी का मतलब क्या होता है भैया, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा किसी भी सब्सटेंस का उतना ज़्यादा डेंस रहेगा। जैसे जब आपका आयरन होता है, अगर आयरन की बात करूँ और सिंपल से अगर आप वाटर के ले लो तो भैया मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा जो मास रहेगा किसका रहेगा, आयरन का रहेगा। तो मतलब मास ज़्यादा रहेगा मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे, तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे मतलब डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम रखते हो, ठीक है। तो जिसका मास ज़्यादा उसका डेंसिटी ज़्यादा। तो क्या करो इस कंटेनर्स में जो रखे हो आप, मतलब मॉलिक्यूल्स जो रखे होंगे रियल गैस को, तो आप इसको क्या करो एकदम कम कर दो। मतलब अगर इसमें 100 रखे होंगे तो भैया 100 से इसको क्या कर दो भैया, गिने चुने 3 या 4 रख दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि डेंसिटी जैसे ही कम होगी आपकी, अब आगे पढ़ोगे प्रेशर P इक्वल टू एक रिलेशन निकल के आता है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रो आर टी। मतलब जैसे डेंसिटी कम होता है प्रेशर अपने आप कम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी एजम्पशन पढ़ा था कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में होंगे इनके बीच क्या होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। क्या कब हो सकता है, जब क्या करो इस सिस्टम में बाहर से हीट देके इसका टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच में मान लो अगर कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद ये एक दूसरे से मान लो बहुत दूर हो गए, तो बहुत दूर हो जाने के बाद इन दोनों के बीच के जो आकर्षण बल रहा था ना वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपके पास कौन सा गैस है, रियल गैस है, अगर उसको आप आइडियल गैस बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। कैसे बनाओगे, आप डेंसिटी कम कर दोगे, डेंसिटी जैसे ही कम हो जाएगी आपकी प्रेशर कम हो जाएगी, और इंटर मोलिकुलर फोर्स को ख़त्म करने के लिए टेम्परेचर और सिस्टम की बढ़ा दो, ठीक है। चलो अब क्या है भाई कि अब आपने तो ये समझ लिया कि जो आइडियल गैस होता है किसी भी सब्सटेंस की एक स्टेट होती है और वो स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, सारे गैस के लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो कौन कौन से गैस के लॉ होंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-सैक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ठीक है। ये आपको एकदम मतलब याद ही करने हैं कि सारे कौन कौन से लॉ में भी हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ आप एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो बॉयल्स लॉ आप जब पढ़ोगे ना तो इसमें कुछ चीज़ कांस्टेंट होता है। जैसे बॉयल्स से मैं समझ में आ रहा है कि भैया कोई भी चीज़ आप बॉयल कर रहे हो मतलब उबाल रहे हो, ठीक है। जिससे उबालते कोई भी चीज़ उसमें क्या होता है भैया, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो याद रखना बॉइलिंग से कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा इस लॉ में कांस्टेंट रखते हैं। देखेंगे उसका मतलब क्या होता है। चार्ल्स लॉ का मतलब होता है, देखो CHA, चार्ल्स लॉ का मतलब होता है जो चाचा लोग होते हैं ना उनका ब्लड प्रेशर भैया हाई रहता है। तो प्रेशर हाई रहता है मतलब उसमें प्रेशर उनका क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। ये ट्रिक बता रहा हूँ कि किस लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, ठीक है। गैलो-सैक्स लॉ में सिंपल सी बात है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर दो चीज़ अगर आपको याद है, ये फर्स्ट और सेकंड, तो थर्ड तो अपने आप बता दोगे, ठीक है। फिर एवोगाड्रो लॉ क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे जब आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग कौन सा, बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ यहाँ पे क्या बोलेगा, सिंपल सी बात है, बॉयल्स लॉ क्या बोलेगा, सिर्फ ये समझना में, बॉयल्स लॉ ये बोलेगा कि अगर कोई भी आपके पास क्या है मतलब अब 3 चीज़ यहाँ पे आएगा, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, ठीक है। ये तीनों के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि बॉयल्स लॉ में अगर पूछा जाए कि क्या कांस्टेंट रहेगा, तो क्या कांस्टेंट रहेगा इसमें, बॉइलिंग से समझ में आ रहा है भैया टेम्परेचर ज़्यादा, तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये बोलता है इट स्टेट्स, मतलब ये व्याख्या करता है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस को हम लोग आइडियल गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है, वेरीज इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई परफेक्ट गैस है, अगर मान लो कोई परफेक्ट गैस होगा, उसका कुछ मास होगा, ठीक है। तो जो गिवन मास दिया हुआ है ना, उसका मान लो जो गिवन मास दिया हुआ रहेगा उस परफेक्ट गैस का, उसका कुछ प्रेशर रहेगा, तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उस गिवन मास के वॉल्यूम से। ये कब पॉसिबल है, जब उसमें टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो ये हो गया क्या, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास, ठीक है, ये जो P हो गया उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोल रहा है। एब्सोल्यूट प्रेशर आप लोगों ने पढ़ा होगा FM में कि P एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है P एटमॉस्फेरिक प्लस P गेज प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये P एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा है। वेरीज इन्वर्सली, इसको बोलते हैं इन्वर्सली, मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे घटेगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल देते क्या, बॉयल्स लॉ बोलेंगे।
तो बॉयल्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो देखो ये कुछ इस तरह का कंडीशन बनता है कि भैया प्रेशर जो रहेगा यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम रहेगा, और ये अगर पीबी यहाँ पे चला गया इस साइड में और प्रोपोर्शनल लिमिट को अगर हटाना चाहते हो तो वहाँ पे एक कांस्टेंट निकल के आता है, ठीक है, पीबी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर दो अलग अलग स्टेट है गैस का, स्टेट का मतलब क्या होता है उस गैस की कंडीशन, ठीक है, कि अगर मान लो किसी टाइम प्रेशर P1 है और P1 से चेंज होकर मान लो इसकी कंडीशन P2 होगी, तो कंडीशन चेंज हो गया मतलब क्या हो गया, इसका स्टेट चेंज हो गया। और आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़ते हो कि चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम क्या बोल देते हो आप, प्रोसेस बोल देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दो अलग अलग कंडीशन है मान लो, तो जो अगर स्टेट उसकी जैसे ही चेंज होती है तो आप लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आपको मैंने बताया कि अगर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है तो भैया अगर वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो अगर इस कंडीशन में अगर मैं बनाना चाहूँ प्रेशर वॉल्यूम की ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हो तो देखो ये प्रेशर हो गया वाई एक्सिस में, वॉल्यूम हो गया आपका एक्स एक्सिस में। तो ये देखो ये कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या शो करता है कि जैसे जैसे अगर आगे गया अगर आपका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर मान लो अगर आप इधर जाते हो तो वॉल्यूम अगर आपका घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो हो गई, ये आप इसको क्या बोल सकते हो, जब कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का कंडीशन होता है तब इस तरीके का आपका एक कर्व बनता है, जिस कर्व को आप पढ़ोगे आगे कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कर्व को हम लोग आइसोथर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। और ये जो कर्व बनाए हो इस कर्व का और एक नाम दिया जाता है, इस कर्व का नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि दो अलग अलग स्टेट रहेगा तो इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगा। यहाँ पर वही चीज़ आपको दिखाया गया है कि अगर मान लो कोई स्टेट 1 है फिर स्टेट 2 हो गया, तो जब ये 1 से 2 जाएगा तो अगर V1 से वॉल्यूम इसकी V2 हो जाएगा तो देखो प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 से 2 में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और आइसोथर्मल कर्व के लिए कैसा होगा इक्वेशन, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होने वाला, ठीक है। चार्ल्स लॉ, ये सेकंड लॉ आपका आता है गैस का। तो अगर कोई भी आइडियल गैस है तो वो सारे गैसेस के लॉ को तो फॉलो करना ही चाहिए उसमें। तो चार्ल्स लॉ भैया CHA, चाचा लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनका प्रेशर क्या कर दो, कांस्टेंट कर दो। तो अगर मान लो कोई भी अगर परफेक्ट गैस है उसका कुछ गिवन मास अगर है तो उस कंडीशन में उसका जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यही बोला जाता है चार्ल्स लॉ के द्वारा। वॉल्यूम किसका प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। मतलब जो इफेक्ट टेम्परेचर के साथ होगा वही इफेक्ट होने वाला है क्या, वॉल्यूम के साथ। इसलिए इसको बोला जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। तो अगर इसका इक्वेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखोगे और V/T ये नीचे आ जाएगा, तो इस प्रोपोर्शनल लिमिट को हटाने के लिए कांस्टेंट लगेगा। अगर गैसेस के दो अलग अलग स्टेट मान लो चेंज हुआ होगा, 1 से लेके दूसरे एक अलग स्टेट पे ये पहुंचा होगा, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। अगर किसी ने बोला कि चलो ठीक है तो इसका भाई कांस्टेंट प्रेशर का कर्व आप कैसे ड्रॉ करोगे प्रेशर एंड वॉल्यूम में, ठीक है। मतलब अगर आपके पास प्रेशर और पीवी डायग्राम को ड्रॉ करना है किसका, कांस्टेंट प्रेशर का, मतलब अगर अभी आपके पास जो गैसेस जो होंगे जैसे परफेक्ट गैस है उसका स्टेट 1 है और आपको पहुंचना है स्टेट 2 में, और प्रेशर क्या रखना 1 से 2 पहुंचने पे कांस्टेंट रखोगे, तो आपको पता है कि ये कैसे हो सकता है। देखो ये कुछ इस तरीके से कर्व ड्रॉ करता है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब स्टेट 1 है तो वॉल्यूम V1 रहेगा, स्टेट 2 रहेगा तो वॉल्यूम V2 रहेगा। अब V2 जो है V1 से ज़्यादा है, मतलब V1 से V2 जब जाते हो तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन देखो प्रेशर देखो 1 और 2 दोनों का प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये दोनों एक ही लाइन पे है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि पीवी डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर की लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गैलिसेक्स लॉ क्या बोलता है, तो भैया दो लॉ में तो आपने दो फिक्स कर दिया, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को फिक्स कांस्टेंट कर दिया और चार्ल्स लॉ में आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। तो गैलिसेक्स लॉ में बचा क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को यहाँ पे क्या करने वाला, कांस्टेंट। तो ये भी वही बोलेगा कि जो द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास मतलब जो दिया गया मास होगा किसी परफेक्ट गैस का, उसमें जो एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली वेरीज करेगा किससे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। कब, जब वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, मतलब जब वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस कंडीशन में आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P/T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट
और अगर दो स्टेट की बात करूं कि स्टेट 1 में भैया मान लो प्रेशर P1 था और T1 टेम्परेचर है, और स्टेट 2 हो गया तो प्रेशर P2 हो गया और टेम्परेचर T2 हो गया, तो उस कंडीशन में आप लिख सकते हो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। और किसी ने पूछा कांस्टेंट वॉल्यूम का कर्व कैसे ड्रॉ करोगे, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अगर आप 1 से 2 जा रहे हो मतलब क्या करना, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है, लेकिन प्रेशर देखो क्या होगा, 1 से 2 जाओगे तो प्रेशर P1 से P2 पहुंच गया, मतलब P2 ज़्यादा हो गया P1 से, लेकिन आप 1 और 2 का कंडीशन देखो, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रह गया। तो प्रेशर वॉल्यूम की बात करूं, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना, कर्व नहीं बोलेंगे, लाइन ड्रॉ करना, तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट लॉ क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ बोलेंगे। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ सिंपल सी बात है कि मान लो आपके पास मतलब बहुत सारे गैस है क्या, जैसे कि मान लो O2 है, हीलियम है, आर्गन होगी, सारे अलग अलग गैस है। अगर सबका वॉल्यूम V है, मतलब सबका वॉल्यूम क्या है, V है, वॉल्यूम सबका समान है, और सब में टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं, उन सब गैसेस में अगर वॉल्यूम भी सेम है, तो सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर्स में जितने भी सारे गैसेस रहेंगे ना, इस वॉल्यूम के अंदर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा इनका। ठीक है, जैसे कि अगर गैस है तो गैस में क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो एवोगाड्रो लॉ यही बोलेगा कि अगर वो अलग मतलब डिफरेंट टाइप्स के गैसेस है तो इक्वल वॉल्यूम पे, और सबका वॉल्यूम भी क्या इक्वल है, तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा सब अलग अलग गैसेस का, वो क्या रहेगा, इक्वल रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि अगर इस लॉ का देखो क्या बोला कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस क्या रहना चाहिए, सबसे पहले बात इक्वल वॉल्यूम रहना चाहिए सारे गैसेस का एट दी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसमें जो अणु रहेगा वो सारे ही गैसेस में समान रहेगा। कब, जब सारे गैसेस में इक्वल वॉल्यूम रहे और सेम टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशन में जो अणु रहेगा तीनों के केस में वो समान रहेगा। अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है तो इसमें भी 10 रहेंगे, इसमें भी 10 रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, आप समझो पहले कि अब देखो अगर मैं यहाँ पे H लिखता हूँ तो H क्या होता है, एक हाइड्रोजन का एक एटम होता है प्लस 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बना लेंगे, आपके H2 बनाते हैं, और H2 को हम लोग क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं। H2 क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अब H2 को पहले कुछ नहीं लगा हुआ तो इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मतलब हो गया कि H2 का 1 मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, H2 का 1 मॉलिक्यूल, मतलब हाइड्रोजन जो आपका मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ पे, उसका कितना मोल है, 1 मोल है। मोल कितना हो गया, सॉरी H2 तो एक मॉलिक्यूल हो गया, और उस H2 मॉलिक्यूल का यहाँ पे 1 मोल हो गया। अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ रहेगा तो हम लोग उसको 2 मोल पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस हो उसका जो 1 मोल होगा उसमें जो उसका मास जो होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। अब समझो इस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब इसको जब डबल कर देते हो तो आप इसको क्या बोलते हैं, 6 दूना 12, मतलब इसका आप बोलते हो इसका भैया जो एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट हो गया कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, सिंपली सारे एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे C2 लिखा हुआ रहता, ठीक है, और अगर इसका यहाँ पे 1 है, मतलब क्या हो गया कि ये 1 मोल ऑफ C2, तो 1 मोल ऑफ C2 का जो मास होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर, आपके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम मोल किसका, C2 का जो मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, भैया ये जो 12 इसका जो मॉलिक्यूलर मास दिख रही है इसके बराबर हो जाने वाला है। किसके, 12 ग्राम ऑफ C2 का मॉलिक्यूलर मास के बराबर होने वाला, यही बोला गया। ठीक है, इसमें तो ये समझ में आ गया कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस जो होता है हैज़, जो उसका मास जो रहेगा उसका न्यूमेरिकली इक्वल टू किसका, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा उसके मॉलिक्यूलर वेट का। मतलब अगर यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है तो यहाँ पे कार्बन का 1 मॉलिक्यूल है, इस 1 मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस है, 1 मोल का जो सब्सटेंस है C2 का, इसमें जो इसका मास होगा न्यूमेरिकली इसका जो मास कैलकुलेट करोगे यह मास इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर हाइड्रोजन है तो ये सिंगल एटम है, 2 एटम मिलकर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाता है, H2 एक मॉलिक्यूल हो गया, और H2 को पहले कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 हो गया, ये इसका 1 मोल हो गया। यहाँ पे 2 रहता तो ये 2 मोल ऑफ H2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 मोल ऑफ H2 हो जाएगा। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है कि 1
1 ग्राम मोल ऑफ O2 हैज़ मास ऑफ 32 ग्राम। मतलब क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखते हो, 8 लिखते हो, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 16, मतलब इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन अगर आप O2 लिखे हो तो 16 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, 32। तो यहाँ पे O2 के पहले कुछ नहीं, मतलब क्या लिखोगे 1 लिखोगे। तो ये जो 1 मोल आपका क्या हो गया, O2 का जो आप मास ले रहे हो, 1 ग्राम मोल का जो इसमें मास लोगे, ये न्यूमेरिकली किसका इक्वल हो गया, इसके 32 ग्राम, मतलब इसका मोलिकुलर मास के बराबर हो गया। ठीक है। उसी तरीके से जो CO2 होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो भैया 6 दूनी 12 हो गया, प्लस O2 का आपने 32 अभी देखा ही, तो 32 + 12 कितना हो गया, 44। मतलब कि 1 मोल ऑफ CO2 का जो यहाँ पे मास होगा न्यूमेरिकली वो 44 ग्राम के बराबर होगा। समझ में आ गया। चलो ठीक है। कुछ यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है कि स्मॉल m को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्मॉल m को बोलेंगे मास इन kg बोलेंगे। ठीक है। और कैपिटल M को यहाँ पे लिखा गया मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास भी इसको बोल सकते हो, जिसका यूनिट होगा kg/kg मोल। और n वहाँ पर डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ kg मोल्स ऑफ ए गैस। जैसे n क्या होगा, जैसे मान लो H2 लिखा हो ना मैं, H2 मतलब यहाँ पे 1 है, तो यह n = 1 हो गया, ये 2 रहेगा तो n = 2 हो जाएगा। ठीक है। ये दिया हुआ है। तो अगर हमको नंबर ऑफ kg मोल्स निकालना तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m × कैपिटल M। ठीक है। अगर कोई भी गैस दिया हुआ, सपोज O2 गैस दिया हुआ है, अगर इसका हमको मास निकालना है तो मास = होता है स्मॉल n × कैपिटल M। तो यहाँ पे O2 का पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 दिया हुआ है, तो भैया n = क्या हो गया, इसका 1 हो गया। और मोलिकुलर मास इसका M2 जो इसका मोलिकुलर मास होगा O2 को कितना लिखते हो, 32 लिखते हो। तो अगर यहाँ पे M अगर ग्राम में दे कर रखोगे तो यहाँ पे M भी ग्राम में निकलेगा। अगर M को यहाँ पे kg में रखोगे तो यहाँ पर भी स्मॉल m kg में निकल के आएगा। यहाँ इस तरीके से O2 जो आपका मोलिकुल है उसका मास निकल के आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आपके जो अलग अलग गैस होते हैं ना, सबका आप क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो, अगर उसमें नंबर ऑफ kg मोल्स दे के रखा होगा या तो मोलिकुलर मास तो गैस का पता ही होगा आपको। ठीक है। अब और एक कंसेप्ट इसमें क्या, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि अगर आपको निकालना है तो जो भी टोटल वॉल्यूम होगा किसका, गैस का, उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर क्यूब में, उसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, इससे क्या निकल कर आ जाएगा, आपका मोलर वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ठीक है। सिंपल सी बात है। और आपको मैंने क्या बोला कि जितने भी सारे आपके मतलब जो अलग अलग अगर सेम वॉल्यूम है और अलग अलग गैस है तो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तीनों गैसेस की बात कर रहा हूँ, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा तो सेम रहेगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेगा वो कितना रहेगा, तो ये देखा गया है कि देयर आर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इन 1 kg मोल ऑफ ए सब्सटेंस। मतलब कि अगर मान लो O2 है या मान लो N2 है या H2 रहेगा, तो अगर ये इक्वल वॉल्यूम में मान लो रखा गया होगा तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये जो इसका 1 मोल दिख रहा है, इसका 1 सब में है, ये जो 1 मोल में इनका जो मॉलिक्यूल्स होगा किसके बराबर होगा, ये 6.022 इंटू 10⁻³ दिया गया है। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे रिजल्ट याद रखना है। समझ में आ रहा है। तो ये जो नंबर दिया गया इसी नंबर को बोला जाता है, दिस इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर का भैया कितना वैल्यू होता है पूछा जाएगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है। किसी भी 1 kg मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर रिलेशन एक निकल के आता है कि अगर मान लो जो कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। जैसे मान लो यहाँ पे O2 है। ठीक है। अगर आपको O2 का किसी कंटेनर में मान लो अगर O2 गैस भरा हुआ है तो आप जानना चाहते हो कि कितने नंबर ऑफ इसके मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में भरा हुआ है, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि अगर O2 है, अगर इसका 1 kg मोल है तो उसमें कितना मोल होता है, मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻3। अगर भैया ये 1 से मान लो 2 मोल ऑफ H2 है, 3 मोल है, तो जितना भी मोल रहेगा आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर के अंदर जो भी रहेगा उस O2 गैस का वो निकल कर आ जाएगा, चाहे O2 रहे चाहे कोई भी गैस रहे। ठीक है। चलो बढ़िया। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आता है कि मान लो मान लो कि अगर आपके पास 2 गैस है, गैस 1 है, गैस 2 है। ठीक है। स्मॉल m A का मतलब हो गया इसका जो मास हो गया, और कैपिटल M का मतलब होता है मॉलिकुलर मास किसका, गैस A का। उसी तरह स्मॉल m B हो गया मॉलिकुलर मास ऑफ गैस B, और कैपिटल M का मतलब हो गया उसका मॉलिकुलर मास। तो अभी आप लोग आपने पढ़ा था ना कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू जो होता है kg मोल इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो देखो यहाँ से स्मॉल m निकल के आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और अभी आप लोगों ने ये भी देखा था कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो आप क्या करो, एवोगाड्रो नंबर को नंबर ऑफ स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर दो।
तो उसीलिए यहाँ पे जो स्मॉल एन है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन अपन ए लिख सकते हैं। ये देखो लिखा, दो अलग अलग गैस के केस में ये लिख सकते हो। वो दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों जो इक्वेशन आपका हो गया, दोनों को क्या करो भैया, डिवाइड कर दो। तो यहाँ जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो एन अपन ए ये दोनों में कट जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल कर आएगा। मतलब अगर कोई दो अलग अलग गैस दिया होगा और तीन अगर डेटा दिए होंगे, मतलब अगर दोनों गैस का सपोज मोलिकुलर मास देकर रखा हुआ है और किसी एक गैस का मास देकर रखा हुआ है, तो आप उस दूसरे गैस का मास निकाल सकते हो। या दोनों गैस का मास देकर रखा हुआ किसी एक गैस का मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास तो आपको सबका पता रहेगा, आपको सिर्फ यहाँ पे मास ही निकालने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल कर आता है। उसके बाद आपको ये पता कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है। जब वी अगर सारे सबका सेम है, अगर सबका सेम क्या रहेगा, वी रहेगा, तो आप यहाँ पे मास का जगह क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और भैया यहाँ से डेंसिटी के टर्म में भी और मोलिकुलर मास के बीच में भी एक रिलेशन निकल कर ये आ जाता है। ठीक है, फिर देखो, फिर ये बोला गया कि आपको जैसे आपको मैंने बोला ना कि अलग अलग गैस रहेंगे और सेम वॉल्यूम पे, मतलब एक अगर सबका वॉल्यूम इक्वल रहेगा तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। तो आपने वो देखा था कितना था, 06.022 इंटू 10⁻23 था। फिर अगर मैं बोलूँ भैया कितना इक्वल वॉल्यूम रहेगा, तो ये जो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, ये निकाला गया है कि 1 kg अगर कोई मोल है तो उसमें जो इक्वली वॉल्यूम रहेगा वो 20.4 मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, 10 फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ द वॉल्यूम ऑफ 1 kg मोल ऑफ ऑल गैसेस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज द सेम एंड इज इक्वल टू कितना होगा, 20.4 मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, अब जनरल गैस इक्वेशन कैसे निकालना है, मतलब अब हमें चाहिए आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, पीवी पढ़ा नहीं है, मतलब कहीं अगर आपने देखा पीवी इक्वल एमआरटी, तो ये कहाँ से आता है। ठीक है, और यहाँ पे ये समझेंगे कि आर का मतलब क्या होता है, टी क्या होता है, पता भी आपको है लेकिन फिर भी समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ में आपको पता है कोई भी चीज़ बॉयल करोगे तो क्या रखते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अगर कोई परफेक्ट गैस का कोई मास दिया हुआ है तो उसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा एज पर दी बॉयल्स लॉ। तो और इसको आप भी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ल्स लॉ से ये रिलेशन निकल के आता है। तो अगर मैं बात करूं v इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p है एंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t भी है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो रहा है ना, ये दोनों कंडीशन में आ रहा है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t/p लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p भी है और वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t भी है। मतलब t बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, t/p बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से pv इधर इसको सेंड कर दो। तो यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल लिमिट हटाओगे ये वाली, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट निकल के आएगा। तो यहाँ से ये पी बी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी निकल के आ गया। अब ये जो कांस्टेंट होता है, जहाँ पे सी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेयर सी इज़ कोई कांस्टेंट है हुज जिसका वैल्यू जो रहेगा डिपेंड करेगा अपॉन द मास एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैस कंसर्न। मतलब अगर O2 गैस है, चाहे आपका H2 गैस है, चाहे आपका N2 गैस है, इन सब के गैस पर ये कांस्टेंट डिपेंड करने वाला है। ठीक है, मतलब इस कांस्टेंट को हम लोग को फाइंड आउट करना कि ये कांस्टेंट होता क्या है। तो यहीं पे एक आपका आता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस। मतलब भैया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस क्या होता है, जो आप पीवी इक्वल एमआरटी लिखते हो, जिसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इसमें जो आपका कांस्टेंट का जगह क्या आ गया, यहाँ पे m इंटू आर आ गया। इसी आर को यहाँ पे बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं और सिंपली गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये अगर कोई भी गैस रहेगा, H2 रहे, O2 रहे, N2 रहे, आर्गन रहे, सब के लिए इसका वैल्यू फिक्स होता है कि कैपिटल R इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो पी बी इक्वल एम आर टी क्या होगी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे प्रेशर है ना, अब यहाँ पे क्या करो, वॉल्यूम के नीचे लेके आ जाओ, एम आर टी अपन वी। अब एम बाई वी को आप क्या बोलते हो, डेंसिटी बोलते हो। तो यहाँ पे पी इक्वल टू रो आर टी, इसको कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, इस कंडीशन में यहाँ पर जो भी यूनिट आप लिखोगे, पी जो होगा प्रेशर, तो उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, वी को बोलेंगे वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। और स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब होता है भैया कि 1 kg मास में, मतलब देखो सिंपल सी बात है कि अगर स्पेसिफिक निकालने के लिए बोलेगा, चाहे वो वॉल्यूम रहे चाहे कुछ भी चीज़ रहे, उसको भैया मास से डिवाइड कर देना तो वो निकल के आ जाएगा। तो इसका यूनिट यहाँ पे हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। और जो एम दिया हुआ उसका मास रहेगा इन केजी, और टी हो गया इसका टेम्परेचर का यूनिट रहेगा केल्विन। और केल्विन ही जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है किसका, टेम्परेचर का होता है। ठीक है,
जहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी मान लो अगर टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया हो गया तो अगर उसको हमको केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है तो 273.15 या तो ओनली 273 से अगर ऐड कर दोगे तो ये टेम्परेचर निकल के आ जाता है किसमें, केल्विन में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे देखो एक तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट आपने पढ़ा क्या अभी, पीबी इक्वल टू MRT पढ़ा। ठीक है, और आर को यहाँ पे क्या बोलते थे हम लोग, गैस कांस्टेंट या तो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। लेकिन और एक इसका जो आइडियल गैस इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है पीबी इक्वल टू एन के आर बार, इसको क्या पढ़ेंगे, आर बार पढ़ेंगे। ठीक है, आर बार टी। अब यहाँ पे आर बार क्या होता है, ये जो आपका आर होता है ना, ये आर इज इक्वल टू होता है आर बार अपन एम। क्या होता है, आर इक्वल टू आर बार अपन कैपिटल एम, जहाँ कैपिटल एम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास और आर बार को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स या केजी मोल्स, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था। अगर O2 है तो O2 है मतलब यहाँ पे इसका केजी मोल्स कितना हो गया, ये यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो आर को सिंपली क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर बार अपन एम। उसी तरीके से आर बार भी सब सारे गैसेस के लिए फिक्स होता है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। इसका वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल पर केल्विन होता है। तो ये आपका यहाँ पे आइडियल गैस का इक्वेशन समझ में आ गया। PV/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, जहाँ पे वॉल्यूम किस तरीके से वेरी करता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/PV लिख सकते हो। और एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है जिसमें एडियाबेटिक इक्वेशन आप लोग कैसे लिखते हो, PV के पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, T/P रेज़ टू पावर गामा। मतलब अगर ये प्रोपोर्शनल लिमिट हटाओगे तो V के इक्वल टू CT/P। तो C क्या, कोई भी कॉन्स्टेंट है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट को लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट मान लो अगर यहाँ पर लिखोगे भी और फिर इस कांस्टेंट को मान लो C के पावर में गामा वाले कांस्टेंट से डिवाइड भी करोगे तो ये पूरा निकल के फिर क्या आएगा, कांस्टेंट ही निकल के आएगा ना। मतलब अगर 10 को आप 5 से डिवाइड कर लो, 4 से निकल कर डिवाइड कर लो या 3 से डिवाइड कर लो, यहाँ से जो कोई भी वैल्यू निकल के आ रहा है एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका ये इक्वेशन यहाँ से निकल के आया है, इसको बोलते हैं हम लोग एडियाबेटिक इक्वेशन PV के पावर में गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ पे V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, T/P। अब T के पावर में गामा, अब देखो नीचे P के पावर में गामा आएगा, मतलब इस तरीके से अगर मान लो यहाँ पर प्रेशर P है, यहाँ पर T के पावर में गामा हो गया, तो नीचे भी क्या लिख सकते हो, P के पावर में गामा। और ये P जो है ना इसको नीचे लेके आ जाओ तो ये P के पावर में -1। अब बेस सेम रहेगा तो दोनों का क्या हो जाएगा, ये भैया पावर ऐड हो जाएगा, ऐड करोगे तो भैया गामा प्लस -1, तो ये क्या निकल गया, गामा -1। उसी तरीके से अगर ये दो अलग अलग स्टेट रहेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हो, T1 के पावर में गामा अपॉन P1 के पावर गामा -1 और दूसरे स्टेट के लिए T2 रेज़ टू पावर गामा अपॉन P2 रेज़ टू पावर गामा -1। और बड़ा ही फेवरेट आपका रिलेशन यहाँ से निकल के आता है, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 गामा -1/गामा, जहाँ पे गामा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट रेशियो। स्पेसिफिक हीट रेशियो का मतलब गामा का वैल्यू होता है CP/CV होता है। ठीक है, आपसे भी ये याद रखो कि जो गामा अगर एयर के लिए बोला जाए तो ये 1.4 होता है। तो ये गामा जब आता तो आपको समझ में आ गया कि ये एडियाबेटिक गैस इक्वेशन PV के पावर में गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला रिलेशन, और आपका PV इक्वल टू कांस्टेंट T वाला, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन से आपने ये डेरिवेशन किया हुआ है। तो इसको जहाँ पर भी यूज़ करना हो तो वहाँ पर दो कंडीशन होना चाहिए, तो आइडियल गैस होना चाहिए और एडियाबेटिक इक्वेशन होना चाहिए, वहीं पर आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। मतलब कि अगर मान लो P2 P1 देकर रखा हुआ, T1 देकर रखा हुआ, तो T2 आराम से निकाल सकते हो क्योंकि गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.4 एयर के लिए, या अगर कोई दूसरा गैस रहेगा तो उस गैस के लिए भी आपको वहाँ पर गामा देकर रखा हुआ होगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर और एक कंडीशन आप कर सकते हो कि PV के पावर में गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और P को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, T/V लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि PV इक्वल टू होता है भैया कॉन्स्टेंट इंटू T होता है, तो प्रेशर इक्वल टू, तो यहाँ पे V को क्या लिख सकते हो, CT/P। ठीक है, मतलब P को लिख सकते हो यहाँ पे, T/V लिख सकते हो। तो भैया वही मैंने यहाँ पे किया हुआ। फिर ये V जब ऊपर जाएगा तो भैया V के रेज़ टू पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, V रेज़ टू पावर -1 और यहाँ पे गामा है तो गामा प्लस -1 जब ऐड करोगे, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये V रेज़ टू पावर गामा -1 बनेगा। और दो अलग अलग स्टेट के लिए कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल के आएगा। और जब यहाँ से T2/T1 निकालोगे तो ये आ गया आपका V1/V2 गामा -1। देखो ये भी T2/T1 है, इक्वेशन 2 जो है ये भी T2/T1 है और ये इक्वेशन 1 भी T2/T1 है। मतलब इसमें दोनों ही चीज़ जो आपका निकल कर आया है ये भैया मतलब एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये बड़ा फेवरेट आपका इक्वेशन, इसको याद ही कर लेना कि T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 रेज़ टू पावर गामा -1 अपन गामा इज इक्वल टू V1/V2 गामा -1। और अगर सेम कंडीशन गामा का जगह मान लो कोई पॉलीट्रोपिक प्रोसेस रह गया तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होता है PV के पावर में N इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे N को
को बोला जाता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोला जाता है। तो उस केस में हर जगह गामा की जगह सिर्फ एन आ जाएगा, ठीक है, उसमें भी रिलेशन सेम निकल के आएगा। सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो आपने इक्वेशन, ये बड़ा सा इक्वेशन जो निकाले हो, ये कहाँ से निकालो, या आइडियल गैस की हेल्प से और एडियाबेटिक गैस जो आपका इक्वेशन था वहाँ उस हेल्प से निकाले हो। मतलब जब भी हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला का, ये 2 कंडीशन अप्लाई होगा तभी जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने जितना ही पढ़ा बस फॉर्मूले, इतने ही फॉर्मूले पढ़े हो, ठीक है। कौन कौन से कि आपने पढ़ा भैया PB = MRT, इसको आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं, और P = ρRT, रो को बोलेंगे डेंसिटी, आप इसको पढ़ सकते हो इस तरीके से। तो गैस के केस में क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ गैस, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गया भैया m/M, और अगर मोलर जो वॉल्यूम होता है वो V/N होता है। एवोगाड्रो नंबर की बात करो तो 6.022 × 10⁻23 होता है, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना, तो जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो ये निकल के आ जाएगा। प्लस ये 2 इक्वेशन आपने निकाला था एवोगाड्रो जो लॉ होते हैं उसके रिलेशन निकल के आए थे, ठीक है। एक मास और मॉलिकुलर मास के फॉर्म में, दूसरा डेंसिटी और मॉलिकुलर मास के फॉर्म में। फिर आइडियल गैस इक्वेशन एक PB = MRT लिखा था, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोल रहे थे वहाँ पे, मतलब R को। और एक इसका तरीका होता है लिखने का PB = nR/T, जहाँ पे R को आप क्या बोलते हो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जहाँ पे R की वैल्यू फिक्स होती है 8.314 kJ/mol पर केल्विन, और R का वैल्यू होता है 0.287 kJ/Kelvin, ठीक है। और N क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल हो गया। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो कुछ नहीं करना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालने के लिए भैया मास से इसको डिवाइड कर दो, और स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब, मास से जब डिवाइड करोगे तो ये हो गया मीटर क्यूब पर केजी। और R जो होता है ये R/M होता है, जहाँ पे M को बोलते हैं मॉलिकुलर मास बोलते हैं। और आइडियल गैस और एडियाबेटिक इक्वेशन के हेल्प से हम लोगों ने ये निकाला था, ठीक है। जैसे PB/T = कांस्टेंट और PB के पावर में गामा = कांस्टेंट से ये निकाले हो, जिसको बोलते हैं T2/T1 = P2/P1 गामा -1 अपॉन गामा = V1/V2 रेज़्ड टू पावर गामा -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको जितने भी सारा चीज़ पढ़ाया हो ना उसको लिख के प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तभी जाकर फॉर्मूले आपके याद रहने वाले हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा तो भैया कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।